हजारों सालों तक भारत पर आए हुए आक्रांताओं ने जितना भारत का नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों के उस 150 साल के कालखंड में हुआ। और 150 साल के अंग्रेजों के कालखंड में जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान भारत के आजादी के बाद जिस तरह की सत्ताएं भारत में रही उन्होंने की। देश की संस्कृति महान क्यों है और कैसे है? औरंगजेब के उस कालखंड में जब भारत के मान्यताओं को और आस्थाओं को पद्दलित करने के लिए तमाम तरह के अत्याचार हो रहे थे, उस समय उन छोटे छोटे बालकों ने, उन साहबजादों ने दीवार में चुन जाना स्वीकार किया। देश की आजादी की लड़ाई में हजारों ऐसे लोग थे जो अनाम शहीद हो गए, जिनका योगदान भुला दिया गया। व्यास करण के घर अगर दुर्गादास नहीं पैदा होता तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं पैदा बचता। सर 10 साल के अगर अपन निचोड़ निकालें आज टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने और कल्चरल प्रोग्राम ने क्या ऐसा काम किया 10 साल में जो आप हाईलाइट करना 2004 से लेकर 2014 तक भारत सरकार ने टूरिज्म पर केवल 2268 करोड़ रुपए खर्च किया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के महाकाल के मंदिर में 2014 से पहले साल भर में जाने वाले दर्शनार्थियों की संख्या जो है वो 30 लाख होती थी, 30-31 लाख। पिछले साल वो लगभग 8 करोड़ रुपए। भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, वो गीता है, आयुर्वेद है, योगा है। भारत की पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में बनाई है। मेरा जूता है जापानी बोलते ही लोग डांस करने लगे। अगर आज आपको मौका मिले सर कि भारतीय संस्कृति के 3 ऐसे मिसकंसेप्शन मिटाने का। मुझे तो आज तक कोई भारत की संस्कृति में मिसकंसेप्शन दिखाई। बहुत सारे गलत नैरेटिव भारत के संस्कृति को लेकर के खड़े किए गए। भारत के ऋषियों मनीषियों ने जो कल्पना की, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम सब एक हैं, सब बराबर है, ये समानता का प्रतीक। अब आपको कुछ भी ज्ञान चाहिए उसके लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम हार गए होते तो हिंदुत्व बचता। हिंदुस्तान अगर हार गया होता तो शायद हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता। ट्राइबल कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गजेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। सर नमस्कार, कैसे हैं बहुत सर? सारा धन्यवाद। सर आज हम ये कॉन्वर्सेशन को थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि जितना भी सरकार मेहनत कर रही है टूरिज्म को लेके, वो कर किस लिए रही है ताकि यूथ को सब पता चल सके कि क्या राष्ट्रीय धरोहर थी, क्या इतिहास था और कैसे बताया गया। तो अगर वो यूथ को पता नहीं चलेगा और हम यूथ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द पावरफुल ह्यूमन शो बहुत के सारा अंदर। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि मैंने तो अपना अभिषेक जीवन जो है, मेरा जो सोशल लाइफ है वो शुरू स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया है और युवाओं के बीच में काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मुझे वैसे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है कि हम युवाओं के को सेंट्रिक रख करके, यूथ सेंट्रिक को रख करके, आने वाली जनरेशन को केंद्र में रखते हुए किसी विषय पर बातचीत करें उनके। क्योंकि भारत अब जिस गति के साथ में जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, आने वाला भारत उन लोगों की पीढ़ी का भारत होगा। इसलिए उनको भारत की आत्मा के साथ में और भारत की सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों के साथ में जोड़ना, ये समय की मांग भी है और आवश्यकता भी है, और मुझे लगता है कि आप उसी के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल सर, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। पर मेरा एक सवाल है सर, 2024-25 के अंदर अपन ने 3 बड़ी मेजर चीज़ देखी है। महाकुंभ देखा हमने, फिर हमने ध्वजारोहण देखा, फिर हमने वंदे मातरम जो भी रिसेंटली 150 साल कंप्लीट हुए हैं। तो ये अचानक से इतना कल्चरल शिफ्ट क्यों आ रहा है सर? देखिए, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति जो सनातन है, हजारों हजारों सालों से निरंतर प्रवाह मानती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने की, इसको कुचलने की बहुत सारी कुचेष्टाएं हुई। सदियों तक तलवारों की ताकत के आधार पर इसको मिटाने की और इसको समेटने की कोशिशें हुई, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने, इस धरती के जाए हुए बेटों ने ऐसे सारे आक्रांताओं को मुंह का जवाब दिया और मुंह तोड़ करके या तो उनको वापस जाने के लिए मजबूर किया या उनको भारत में रचने बसने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेज सत्ता के समय में, उस गुलामी के कालखंड में, ये जानते हुए कि भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारत के लोगों की जो आस्था और सम्मान है, सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति और भारत के इतिहास पुरुषों के प्रति जो अगाध श्रद्धा भारत के लोगों की है, और आने वाली पीढ़ी जिस तरह से प्रेरणा लेती है उससे, उसके कारण से वो निरंतर उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित होती है। हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे कहा जाता है कि जब माँ बच्चे को अपने पालने में झुलाती थी, तब वो कहती थी, इला न देनी आपनी हालरिय हुलराए, पूत हिलावे पूत झुलावे पालने मरण बडाई माए।
इरा का मतलब अपनी धरती, अपनी संस्कृति, इसको नहीं छोड़ना है। पालने में झुलाती हुई हालरिए हुलराए, मतलब लोरियां सुनाते हुए उसको कहते थे कि इसके लिए मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। तो ये जो सांस्कृतिक मूल्यों का, आस्थाओं का, विश्वास का पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरण इस तरह से स्वाभाविक रूप से होता था, उस पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से हमको अपने इतिहास से काट करके उस पर विराम लगाया। उन्होंने इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को जन्म दिया, उनका पोषण किया, जो किसी तरह से हमारे इन सांस्कृतिक मूल्यों को डिमिफाई कर सकें, इनको जो है नीचा दिखा सकें। शिक्षा पद्धति को इस तरह से बनाया गया, हमारे को मानसिक रूप से ये सोचने के लिए हमारी पीढ़ियों को तैयार कर दिया गया कि जो कुछ पश्चिम से आता है जो श्रेष्ठ है, और हम अपने आस्थाओं के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति हीन दृष्टि से देखने लगे। आजादी के बाद में वो भारत के पास में एक अवसर था, और मैं जिम्मेदारी से ये बात को कहता हूँ, हजारों सालों तक भारत पर आए हुए आक्रांताओं ने जितना भारत का नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों के उस 150 साल के कालखंड में हुआ। और 150 साल के अंग्रेजों के कालखंड में जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान भारत के आज़ादी के बाद में 60-65 साल जिस तरह की सत्ताएं भारत में रही, उन्होंने किया। क्योंकि वो हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का समय था, जब आज़ादी के साथ में हम वापस जो प्रदूषण, विद्रूपण जो अंग्रेजों ने किया था, उसको बदल सकते थे, नया सिरे से शुरू कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब क्योंकि भारत में भारत की आत्मा को समझने वाले, भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाले लोगों के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके वाहक के रूप में काम कर रहे हैं, तब व्यवस्थाएं बदली है। तो सर आज देखो 15 साल का भी एक युवा युवा हो गया है, मतलब 18 साल तो एज अपन ने डिसाइड कर रखी है, बट 15 साल में भी आज सब लोग समझते हैं। और इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा 15 से लेकर 25 साल वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है, तो वो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो रील देखते हैं। तो आप अगर आज आप एक 15 साल के बच्चे को समझाना चाहोगे कि देश की संस्कृति महान क्यों है और कैसे है, तो कैसे उनको एक सरल भाषा में समझाओगे आप? भारत में ऐसे अनेक चरित्र हुए, जिनका शौर्य, जिनका पराक्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान वो प्रेरणा दे सकता है। उससे प्रेरणा लेकर के अनेक पीढ़ियों तक लोग जो है उस रास्ते पर चलने का संकल्प ले सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी 26 तारीख को आगामी वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो गुरु साहब के साहिबजादों ने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उस कठिन परिस्थिति में, औरंगजेब के उस कालखंड में, जब भारत के मान्यताओं को और आस्थाओं को पद्दलित करने के लिए तमाम तरह के अत्याचार हो रहे थे, उस समय में उन छोटे-छोटे बालकों ने, उन साहबजादों ने दीवार में चुन जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म पे अडिग रहे, अपनी आस्था पे अडिग रहे। उन 2 वीर साहिबजादों का बलिदान जो है, वो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक ऐसे बच्चों को अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति आस्था और विश्वास का पैदा करने में का जो है सक्षम है, उनका बलिदान। लेकिन उसको भुला दिया गया, तो उसको रिकॉग्निशन नहीं था। देश के प्रधानमंत्री ने उसको रिकॉग्निशन दिया, उसको पहचान दी। आज राष्ट्रीय स्तर पर जब उसका कार्यक्रम आयोजित होते हैं, देश के हर कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, जब बालकों के बीच में, युवाओं के बीच में, आने वाली पीढ़ियों के बीच में इस बात की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से जो है वो उसके साथ में जुड़ते हैं। अब ऐसे सांस्कृतिक विषयों का सम्मान करना, देश की आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों ऐसे लोग थे जो अनाम शहीद हो गए, जिनका योगदान भुला दिया गया। सुनियोजित रूप से कुछ लोगों तक भारत की आज़ादी के आंदोलन के योगदान को सीमित कर दिया गया। जब अमृतकाल प्रारंभ हुआ था, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, तब देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम ऐसे सारे अनसंग हीरोज़ को खोज निकालेंगे। 20,000 से ज़्यादा ऐसे चरित्र जो हमारे लिए प्रेरक हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, जो आने वाले कई वर्षों तक हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है, कई सदियों को प्रेरणा देने वाले हैं। उन सबको खोज करके निकाला गया, उनको डॉक्यूमेंट किया गया, उनको लोगों के बीच में लाया गया। हम जब तक अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं और सांस्कृतिक महापुरुषों का, दिग्पुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, और अब सरकार इस पे काम कर रही है। अमृतकाल की बात कर रहे हो सर आप कि अमृतकाल अभी भी अमृतकाल ही बोला जा रहा है। हाँ, अमृतकाल है तो 25 साल तक के लिए। क्यों बोला जा रहा है सर? मतलब कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट अगर अपन इसको बताएँ कि देखिए, अमृतकाल इसलिए बोला जा रहा है? एक आदमी के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा होता है। हमारी जो भारत की मान्यताएँ हैं, उसके अनुरूप 3 पड़ाव पूरे कर लेता है आदमी। उसका बाल्यावस्था, उसका गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ सब खत्म होकर के सन्यास की तरफ जाने का समय होता है।
लेकिन एक देश के जीवन में तो 75 साल बड़ा नहीं होता, और वो भी भारत जैसा देश जिसका हज़ारों सालों का लिखित अलिखित इतिहास है, सनातन सतत परंपरा है। लेकिन आज़ादी जिसको हमने लाखों बलिदानों से हासिल किया, अनेक लोगों ने हँसते-हँसते फांसी के फंदे पे झूल जाना स्वीकार किया, तब आज़ादी मिली। हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, तब जाकर के आज़ादी मिली। हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनको कालकोठरियों में ठूँस दिया गया, जिनको कोल्हू में बैल की जगह सावरकर को जिस तरह से जोता गया, जोत दिया गया, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। लाखों लोगों ने करोड़ों कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सहे होंगे, यातनाएँ सही होंगी, बर्फ़ की शिलाओं पर लिटा दिया होगा, तब भी उफ़ नहीं की, तब देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में 75 साल पूरे हुए, और इस तकनीकी के युग में जब समय तो अपने क चक्र से चलता है, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़े होते हैं। इस 75 साल में दुनिया बदल गई, और आज जितने बदलाव हज़ारों साल में होते, तो उतने बदलाव शायद अब कुछ 10 साल में होने लगे। ऐसे समय में भारत के 140 करोड़ लोगों को ये अंतरावलोकन करने की आवश्यकता निश्चित रूप से थी कि इस 75 साल में हम क्या प्राप्त कर सकते थे जो हमने नहीं किया। देखिए, एक जीवन की तरफ देखने की 2 दृष्टि होती है। हम एक दिन के, एक समय के, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप और मैं दोनों भी, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है। एक दृष्टि देखने की होती है कि हमने ये किया, हम उस पर बातचीत करें, हम उस पर विचार करें, हम उसका यशोगान करें जो कुछ हमने किया है। और दूसरी दृष्टि ये होती है कि हम क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए। आज दिन भर में हम दोनों क्या काम कर सकते थे जो नहीं कर पाए, अगर हम रात को विचार करेंगे तो अगले दिन निश्चित रूप से हमको नई प्रेरणा मिलेगी, नए काम करने का उत्साह मिलेगा। इस 75 साल पूरे होने पर देश ये अंतरावलोकन करे कि हम क्या कर सकते थे जो नहीं कर पाए। उन सारे लोगों ने जो बलिदान किया देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके उस बलिदान का सम्मान करने के लिए जो उनकी भावना थी, उसके अनुरूप भारत बनाने में क्या कमी रह गई, उसको पूरा करें। और उस पूरा करने के कालखंड को इस 75 साल के अमृत वर्ष से लेकर के 100 साल जब आज़ादी के पूरे होंगे, इसका ये 25 साल का कालखंड हमारे लिए अमृत काल है, जिसमें हम संकल्पबद्ध होकर के उनके सपनों का भारत बना करके, आज के युवाओं के भविष्य का भारत बना करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। इस संकल्प के साथ में अमृत काल मना रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सो गजेंद्र सर, आज है ना 2 ही चीज़ से लोग सीखते हैं, या तो इंटरनेट से सीख रहे हैं, बुक पढ़ के सीखते हैं, और आज भी बुक्स पढ़ी जाती है। युवाओं पढ़ने में का तो मुझे लगता है काँटा खत्म हो गया, कम नहीं, हो गया आज भी आजकल। देखा जाए तो आप हर जगह देखोगे, लोग अच्छे लोग बुक पढ़ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो देश को भी समझना चाहते हैं, जो लोगों को समझना चाहते हैं, वो बुक पढ़ते हैं। तो अगर आज के यूथ को बुक पढ़ने का अगर मौका मिले, और आप 3 बुक रिकमेंडेड करें कि इतिहास के बारे में अगर पढ़ना हो तो ये 3 बुक पढ़ लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भारत कैसा था, किस दिशा में था, आज किस दिशा में है। देखिए, मेरी फ़ेवरेट बुक अगर कोई मुझे कहे, जो मुझे लगता है कि जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, मैं 2 किताबों का पहले उल्लेख करूँगा। एक राष्ट्रकवि दिनकर की लिखी हुई एक पुस्तिका है, रश्मि रथी, जो उन्होंने कर्ण के चरित्र पर लिखा है। कविता लिखी है। मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी निराशा के घोर अंधकार में डूबा हुआ है, और वो उसको जीवन में कोई मार्ग सामने नहीं दिख रहा है, अगर वो मन से रश्मि रथी को एक बार पढ़ ले, वो उठ खड़ा होगा और नई ऊर्जा से लबरेज होकर के वापस अपने मार्ग पे चल पड़ेगा। और दूसरी, फिर कर्ण के चरित्र पर लिखा हुआ शिवाजी से वंश सावंत की का पुस्तक, जो उन्होंने लिखी मृत्युंजय ऐसे शीर्षक से, जिसमें उन्होंने कर्ण के चरित्र को जिस तरह से डिपिक्ट किया है कि एक साधारण सूतपुत्र के रूप में पहचान होने के बावजूद भी उसने अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से कितना ऊंचा स्थान हासिल किया कि भगवान को स्वयं आकर के उसको याचना करनी पड़ी। अपने कवच कुंडल अगर वो दान नहीं करता, ये जानते हुए भी कि उसने दान किया कि ईश्वर मेरे साथ में छल करने के लिए यहाँ आया है, और इसके दान करने के बाद मेरी मृत्यु होना सुनिश्चित है, फिर भी उसने वो दान करना स्वीकार किया। भारत का इतिहास, क्योंकि मैं तो रुचि से इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। अभी एक फौज के सेवानिवृत्त जनरल हैं, अभी-अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह। उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री के कालखंड में एक कैरेक्टर हुआ है मारवाड़ में, दुर्गादास, वीर दुर्गादास, जो एक साधारण सिपाही का पुत्र, एक परित्यक्ता माँ का पुत्र होते हुए वो एलिवेट होकर के इस भारत का राष्ट्रनायक बना। और मैं ज़िम्मेदारी से इस जगह पे आपके सामने बैठ के कह सकता हूँ,
मारवाड़ में एक कहावत है, जे आसे घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि आसकरण के घर अगर दुर्गादास नहीं पैदा होता तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं पैदा बचता। तो दुर्गादास ने किस तरह से अपने राजा की पुत्र, जो 2 दिन पहले राजा के धोखे से हुई मृत्यु से 2 दिन पहले जन्मा है, उस पुत्र को, जिसके राज्य को, जिसके साम्राज्य को औरंगजेब ने हड़प लिया, उसकी इंच बाय इंच जमीन को वापस रिकैप्चर करके 22 साल तक घोड़े की पीठ पर रह करके युद्ध करके, न केवल व्यक्तिगत रूप से अपितु अपने लोगों को साथ जोड़ करके मेवाड़ के साथ संधि, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में समझी संधि, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में संधि, मेडिवल इंडिया में जो मध्य भारत में जो है सेंट्रल इंडिया में बुंदेलास के साथ में संधि, सबको साथ जोड़ करके इस सिंक्रोनाइज तरीके से लड़ाई की, तब जाके हिंदुस्तान बचा। वो दुर्गादास की प्रतिरोध जो उनके कैरेक्टर पे किताब लिखी है, मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति कैसे एलिवेट होकर के साधारण से असाधारण हो सकता है। चरण कर्ण और दुर्गादास 2 ऐसे चरित्र हैं जो सबको पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा अगर किसी को पढ़ना है, तो महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी और भारत को एक नई पहचान दी। महात्मा गांधी जी के बारे में कल एक पॉडकास्ट कर रहा था सर, तो वहाँ पे एक बात हो रही थी कि सबसे मतलब आज भी जब पुतिन जी भारत आए तो कहाँ गए? राजघाट गए। वहाँ पे उनके पास नमन किया कि भाई इतने साल बाद भी आज एक आदमी से कोई जुड़ा हुआ है, तो आदमी से जुड़ने का तरीका एक ही है कि आप उनके समान बन जाओ, कि भाई आप उनसे अलग मत बनो, कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपके समान ही हूँ, आपके साथ ही काम करता हूँ। आपकी प्रेरणा के स्रोत आई थिंक भैरव सिंह शेखावत जी रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। क्या मेन लर्निंग रही सर आपकी उनसे? क्योंकि माननीय भैरव सिंह जी बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। छोटे से घर में पैदा हुए, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई किया, पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी की और वहाँ से यात्रा प्रारंभ करके व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रासंगिक बना रहा। अपने सिद्धांतों की ताकत के आधार पर, अपनी विचार निष्ठा के आधार पर, सहज बने रहने की क्षमता के आधार पर और धरातल से जुड़े रहने और धरातल के लोगों से जुड़े रहने की अभूतपूर्व कैपेसिटी के आधार पर। वो अपने आप में एक चलती फिरती पाठशाला थे। मैं ऐसे अगर संस्मरण याद करना शुरू करूं, मुझे लगता है कि मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। इतने सारे संस्मरण मेरे साथ में मैंने उनके जीवन में उनसे सीखे हैं। छोटे छोटे विषय, बड़ी घटनाओं को किस सहजता के साथ में लेना और बड़ी चुनौतियों को किस सहजता के साथ में उनको पराजित करने के लिए जुट जाना। अद्भुत चरित्र था, प्रेरक चरित्र था और मेरे जैसे हजारों लोग राजस्थान में होंगे जिनके जीवन को उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से अभिमंत्रित करके, अभिसिंचित करके और उनको उनके उनके व्यक्तित्व का परिष्कार किया होगा। सर आजकल यूथ गाने बहुत सुनता है, बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं। गानों मतलब भगवान शिव ने भी अगर बताया कि आप जो मंत्र उच्चारण है सब, वो अगर म्यूज़िक के थ्रू होगा तो जल्दी पहुँचेगा लोगों पे। तो एक गाना है वो राजस्थान हमारो राजस्थान, जो बहुत ट्रेंड करने लग गया आने वाले टाइम पे अभी। तो कल्चरल के अंदर भी गानों के थ्रू ट्रेंड क्यों नहीं कराया जा रहा? क्योंकि उससे ज़्यादा रिलेटेबिलिटी हो जाती है। क्यों मिनिस्ट्री हमारी इस तरफ ध्यान ऐसा नहीं दे नहीं रही है है? कि भारत में गानों को लेकर के कोई उदासीनता या संस्कृति मंत्रालय में है। देखिए, भारत की संस्कृति की इतनी विविधता है, इतना बड़ा कैनवस है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी भाषाएँ हैं, इतनी तरह का संगीत है, इतनी तरह का लोक संगीत है, कि किसी एक संगीत को या एक गीत को भारत की सरकार उसको प्रमोट करे, ऐसा नहीं होता। एक गीत मतलब हम अलग-अलग तरीके से। हम भारत के ऐसे सारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो पॉपुलर हो और चाहे वो फ़ोक म्यूज़िक हो, उसके सारे वर्टिकल्स को सपोर्ट करते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं। आप भारत सरकार के किसी भी कार्यक्रम में देखिएगा, भारत का साहित्यिक, भारत का क्लासिक डांस भी होगा, भारत का क्लासिकल म्यूज़िक भी होगा और भारत का फ़ोक म्यूज़िक भी होगा, दोनों बराबर प्रधानता के साथ में काम करते हैं। हम उन सब के संरक्षण और उन्नयन के लिए पूरी ज़िम्मेदारी के भाव के साथ में काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी एक तमिलनाडु के अंदर एक प्रोग्राम मतलब वो होता है आदि तिरुवरई, उसके अंदर गए हैं और वहाँ पे उसको प्रमोट किया है। अनेक प्रोग्राम्स, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में गए थे। जब उसके 1000 साल, राजराजा चोला ने 1000 साल पहले प्रयाण करके किस तरह से साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों तक समुद्र को विजय करके अपना जो है विस्तार कर दिया था। पूरा मलेशिया से लेकर के दुनिया के
सुदूर समुद्र में सैकड़ों मील दूर देशों तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। भारत की मुख्य भूमि से आगे बढ़ कर के विस्तार किया था। 1000 साल पहले की उस यात्रा के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। और वहाँ भी इसी तरह के भारत के दक्षिण भारत के नृत्य और संगीत इन दोनों को लेकर के विभाग ने एक लगभग पूरे 7 दिन के कार्यक्रम किए थे। अच्छा 10 साल के अगर अपन निचोड़ निकालें आज इस पॉडकास्ट में कि 10 साल में, क्योंकि हम क्योंकि बार-बार ये बात बताएँगे कि 10 सालों में क्या काम हुए जो कि लोगों को नहीं पता चलते हैं। टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने और कल्चरल प्रोग्राम ने क्या-क्या ऐसा काम किया 10 साल में जो आप हाइलाइट करना चाहते हो सर? देखिए, अगर एक सेंटेंस में आप मुझे पूछो कि माननीय मोदी जी की सरकार के इस 10-11 साल की उपलब्धि क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि भारत के लोगों का भारत में जो विश्वास समाप्त हो गया था, इस 11 साल में उस विश्वास को पुनर्स्थापित करने में सरकार ने कामयाबी प्राप्त की है। लोगों का भारत के लोगों का विश्वास समाप्त हो गया था। भारत की नई जनरेशन ये मानती थी कि भारत में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब विदेश में है, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। सोच बदल गया है और जब सोच बदला है, तो भारत बदलने का रास्ता तय हो गया है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ कर के देखा जाए, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने एक 360 डिग्री पे काम किया, एक तरफ पॉवर्टी एलिवेशन पे काम किया, दूसरी तरफ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए 100% सैचुरेशन के फॉर्मूला के साथ में, गवर्नेंस मॉडल के साथ में जो है सरकार ने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया, गरीब को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए काम किया। उसका परिणाम कि देश में 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल के मध्यम वर्ग में आ गए। देश विकसित होगा, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। हमने रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी और वाटरवेज इन चारों पर एक साथ होलिस्टिकली काम किया। देश का रोड नेटवर्क कई गुना बढ़ गया। रोड नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की गति जो है वो कई गुना बढ़ गई। 9 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से हाईवे बनते थे, आज 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से बढ़ते हैं। 3.5 गुना वृद्धि उसमें सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हो गया। देश के 6 लाख गांव जो है भारत नेट में इंटरनेट से जुड़ गए, ब्रॉडबैंड से जुड़ गए। देश ने अपना 5G रोल आउट किया और जो देश 2G 3G की पहचान किससे होती थी, लेकिन 5G में खुद का बनाया हुआ 5G दुनिया में सबसे तेजी से रोल आउट किया। इस सब का परिणाम ये हुआ कि भारत के लोगों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी। भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रेंथन हुई तो नेचुरली लोगों की जेब में डिस्पेंसिबल इनकम हुई। लोग डिस्पेंसिबल इनकम होगी तब घर से बाहर निकल करके जाएंगे, तो हमने टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। 2004 से लेकर 2014 तक भारत सरकार ने टूरिज्म पर केवल 2268 करोड़ रुपया खर्च किया था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,000 लगभग करोड़ रुपया खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्टिनेशंस पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का स्तर ऊंचा उठे उसके लिए काम किया। इस सब का ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ ये हुआ कि भारत में होटल्स बनने लगे, भारत में नए रिजॉर्ट्स बनने लगे, भारत में टूरिज्म का नया पोटेंशियल ग्रो हुआ। भारत के स्पिरिचुअल टूरिज्म को एलिवेट करने के लिए 5600 करोड़ रुपए का निवेश सरकार ने किया। आज कॉरिडोर्स बने, चाहे काशी का कॉरिडोर होगा, चाहे उज्जैन का महाकाल होगा, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर का धाम बना होगा। इन सब पे जिस तरह से जो काम हुआ, आज इसका होलिस्टिक जो है इम्पैक्ट क्या हुआ, एक उदाहरण देता हूँ। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में 2014 से पहले साल भर में जाने वाले दर्शनार्थियों की संख्या जो है वो 30 लाख होती थी, 30-31 लाख। पिछले साल वो लगभग 8 करोड़ पहुंच गई है। 30 लाख से 8 करोड़। भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले लोग जो घर से निकल करके गए होंगे, रात्रि कहीं विश्राम किया होगा किसी भी पर्पज के लिए, मैं नहीं कहता कि वो पर्यटक स्थल पे गए होंगे, किसी भी पर्पज के लिए गए होंगे, रात्रि विश्राम कहीं किया और वापस आए। In a way, he is a tourist. He may be business tourist. He may be traveling with some professional intent. वो घूमने जा रहा होगा, रिक्रिएशन से जा रहा होगा, इलाज करने जा रहा होगा, पढ़ने जा रहा होगा। एक दिन के लिए जो रात्रि विश्राम कहीं बाहर जाकर के किया, वो संख्या 294 करोड़ है। इसमें मैंने 66 करोड़ कुंभ वाले यात्रियों को नहीं जोड़ा। वो जोड़ दूंगा तो उससे भी आगे हो जाए, 300 करोड़ के से 360 करोड़ के आसपास में होगी। तो ये जो भारत का पोटेंशियल ग्रो हुआ है, ये माननीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। विजेंद्र सर, कोई भी काम करते तो चैलेंज तो हर काम में आते हैं, सारे काम में, मतलब आज से कुछ जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा चैलेंज उतना आता है। ज़्यादा चले जाते रहते हैं। तो आज से कुछ साल पहले मैं भी सुनता था कि जैसे मान लो सिंगापुर डेस्टिनेशन हो गया है, गोवा छोड़ के थाईलैंड का डेस्टिनेशन बन गया है,
पर वो वापस स्पिरिचुअल कनेक्ट में आके वृंदावन जा रहे हैं, काशी, मथुरा इधर की तरफ एकदम बढ़ रहा है। तो ये शिफ्ट लाना कितना बड़ा चैलेंज था और उसको ओवरकम कैसे किया सर? मतलब क्या कैसे शिफ्ट आ गया ये? जैसा मैंने कहा, शुरुआत कहाँ से होती है कि आपको अपने देश पर विश्वास हो। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल साधारण बात बताता हूँ, क्योंकि हम युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं इसलिए बात करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल विपन्न है, बिल्कुल गरीबी की हालत में है या विक्षिप्त है, एक झोंपड़ी में है, चारों तरफ गंदगी का आलम है, चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके बाल मैले-कुचैले हैं, वो कई दिन से उसने स्नान की नहीं किया, उसके ऊपर जो है गंदगी की परतें जमी हुई है, उसके बर्तन चारों तरफ टूटे-फूटे गंदगी से भरे हुए, बिखरे हुए पड़े हैं, चारों तरफ अगर वहाँ गंदगी का आलम है। अगर आप में से कोई वहाँ जाएगा तो आपके मन में क्या भाव होगा? या तो घृणा का भाव होगा या करुणा का भाव होगा, उसके प्रति दया होगी। या उसके प्रति जो है किसी तरह की वहाँ से जल्दी निकलने की इच्छा होगी। वहाँ से आप कुछ ग्रहण कर सकें की कल्पना करेंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं क्या करेगा, वो उस पर चले जो है कभी आप उसके ऊपर जो है गर्व करेंगे क्या? भारत की स्थिति ऐसी थी। आज भारत में स्वच्छता हुई है, भारत में संपन्नता हुई है, भारत की में जो है डेवलपमेंट दिखाई देने लगा है, इसलिए लोगों का भारत के लोगों का भी आकर्षण बढ़ गया और दुनिया का भी बढ़ने लगा। अब वो चुनौती थी, इस मानसिकता से बाहर भी निकालना था, इतना सारा काम भी एक साथ करना था, लेकिन मोदी जी के सक्षम नेतृत्व ने जिस तरह से काम किया और एक साथ सारी चीज़ों को होलिस्टिकली एड्रेस किया, मैं फिर कहूँगा। देखिए, स्कीम्स पहले भी बनती थी, लेकिन पहले स्कीम्स क्या होती थी? लिमिटेड इंटेंट के साथ में पॉलिटिकल गेन के दृष्टिकोण से बनाई जाती थी, कि गरीब आदमी का घर बनना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कितने घर बनेंगे? इंदिरा आवास धूम-धड़ाके से उसका पूरा प्रचार होता था। उसके जो है एडवर्टाइज़मेंट पे जितना खर्चा होता था, जितना कुल स्कीम पे नहीं होता था और ताकि उसका मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। जिन लोगों ने राजनीतिक रूप से सपोर्ट किया, उन्हीं को लाभ मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए। योजनाएँ पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज़ की जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। न क्षेत्र के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पूजा पद्धति के आधार पर, न राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर 100% पात्र लोगों का जो है हम सशक्तिकरण करें। हम केवल दया से उनको घर देंगे या उनके घर में बिजली पहुँचाएँ, उनके घर में शौचालय बनाएँ, गैस का चूल्हा पहुँचाएँ, ऐसा नहीं है। थ्रू ऑल दीज़ स्कीम्स लेट अस एम्पावर देम, उनकी ताकत को बढ़ाएँ ताकि वो देश के निर्माण में सहभागी बन सकें। ये जो दृष्टि का परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी का था, ये सब इस परिवर्तन का वाहक है। सर पूरी दुनिया मान रही है अभी कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, वो गीता है, आयुर्वेद है, योगा है। मैं ऐसा तो नहीं ये कहूँगा कि ऐसा कै नहीं इसको कहूँगा इसको कैसे मतलब अभी ग्लोबल हम कैसे प्रेज़ेंट कर रही है हमारी सरकार अभी? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है। भारत की पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में बनाई है। मैं जब आज से 25 साल पहले रशिया गया था, आप जॉर्जिया चले जाओ, रशिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, रशिया के देश में कहीं भी चले जाओ, मेरा जूता है जापानी बोलते ही लोग डांस करने लगते थे। हर उस जम पीढ़ी के आदमी को, चाहे वो दुनिया के उन देशों में कहीं भी रहता होगा, उसको राज कपूर जी के इन फ़िल्मों के संगीत गीत याद होते थे। कुछ-कुछ होता है पूरे अफ्रीका में, मैंने बहुत साल तक अफ्रीका में काम किया। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में आप कुछ-कुछ होता है कि अपनी गाड़ी में म्यूज़िक प्ले करो, आस-पड़ोस के सब बच्चे उस पर डांस करने लग जाएँगे। तो ऐसा है कि बॉलीवुड ने निश्चित रूप से भारत को एक पहचान दी है, भारत की संस्कृति को पहचान दी है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी भारत की संस्कृति जिसको जैसा मैंने कहा उद्देश्य दबा करके, छुपा करके रख दिया गया, जिसको लोगों तक न पहुँचे, न भारतीयों तक पहुँचे और न ही दुनिया के दूसरे लोगों तक पहुँचे। जब हम खुद ही उन सब पे गर्व नहीं करते थे, जब हमारा गीता पे विश्वास नहीं था, जब हमारा अपने जो है इतिहास पुरुषों पे प्रति सम्मान नहीं था, उनकी पहचान नहीं थी हमारे पास में, तो दुनिया कैसे उसको जानती है? अब हमने सम्मान करना शुरू किया, दुनिया ने भी सम्मान करना प्रारंभ किया। नए सिरे से समाज भारत की पहचान गढ़ी जा रही है। अभी हाल ही में सर कौन-सी आपने बॉलीवुड मूवी देखी है जिसको आपको सही में लगता है कि बहुत अच्छी है? हाँ, मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स आखिरी मूवी थी। मैं फ़िल्म देखने का शौकीन नहीं हूँ। मैंने कुल गिनती की फ़िल्में पिछले 20-30 साल में देखी होगी। उरी फ़िल्म देखने गया था मैं एक बार। वो भी मुझे मेरी बेटी ज़बरदस्ती मेरी बेटी देख के आई होंगी। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जोधपुर में था उस दिन संयोग से। उसने मुझे कहा कि पापा आज शाम को आप कितने बजे फ्री होंगे? मैंने कहा बेटा
आखिरी मैंने अपना कैलेंडर देख करके कहा, दिन भर का आइटनरी देख करके, मैं कहा मैं शाम को 7-8 बजे तक, 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप 10 बजे फ्री हो जाइए, मुझे आपसे काम है। मैं घर पे पहुँचा तो कुछ लेट हो गया था, कुछ लोग बैठे थे, उनके साथ बैठा था। 10 बजे वो कमरे में आई कि आपने मुझे कमिट किया था, आप 10 बजे फ्री हो जाओगे, आपके पास 5 मिनट और हैं केवल। मुझे हाथ पकड़ के बाहर ले गई, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के वो दोनों बेटियाँ और मुझे कहा कि अब आप चलो। तो मैं रवाना हो गया। अब आप लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, और घर के पास में एक मॉल और उसमें मल्टीप्लेक्स था, वहाँ ले जा कर के अब आप गाड़ी रोक दो। मुझे लगा कि उसमें शायद उसको कुछ पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाना होगा, इसके लिए आई है या मुझे पकड़ के लाई है। फिर मुझे लगा कि मैंने थिएटर में टिकट बुक कराया हुआ है और हम सब मूवी देखने जा रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा यार 3 घंटे आराम से सोऊँगा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं, आप मूवी देखो। मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, तो मेरे लिए मूवीज़ से बजाय मेरे इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता था। तो मैं बास्केटबॉल खेलता था और सुबह शाम दोनों टाइम पे, सुबह तो थिएटर नहीं चलते थे और शाम को हम ग्राउंड में होते थे, इसलिए जा नहीं सकते थे। दिन में कॉलेज में रहना होता था, तो कोई मूवी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे दोस्त मुझे फ़िल्म में इसलिए नहीं ले जाते थे कि मैं जाते ही सो जाता था। तो मैं थिएटर में पूरा जाग करके फ़िल्म देखी हुई है, ऐसा इतिहास कम ही बनाए हैं। तो मैंने उसको कहा चलो तुम ले आओ, मैं थिएटर में 2 घंटे सोऊँगा। तो उसने कहा मेरी गारंटी है कि आज से फ़िल्म में आप 1 सेकंड भी नहीं सो पाएँगे। और मैंने उस दिन उरी फ़िल्म देखी और मैं वास्तव में 1 सेकंड भी आँख नहीं झपका सका, ऐसे बैठ के पूरी फ़िल्म देखता रहा। तो आप बच्चों के थ्रू सोशल मीडिया, आपके बच्चे भी आपको बता देंगे सोशल मीडिया पे पापा ये ट्रेंड चल रहा है, टूरिज्म को लेके ये ट्रेंड चल रहा है, कल्चर को लेके ये ट्रेंड चल रहा है। क्या बताया अभी जैसे भी वंदे भारत का सॉरी वंदे मातरम का ट्रेंड चल रहा है 150 साल वाला। हाँ, जब वंदे मातरम के जो है विभाग ने, माननीय मोदी जी ने एक प्लेटफ़ॉर्म के हाथों से हमने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था कि आप अपनी आवाज़ में अपना रेंडिशन करके और वंदे मातरम को ट्रिब्यूट कर सकते हैं और अपलोड करें। मैंने किया नहीं था। लोग कर रहे थे। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि ये भारत के संस्कृति मंत्री को भी रेंडिशन करना चाहिए, तुरंत आप आज ही रात को करेंगे, तब हमने साथ में बैठ कर के किया। और मुझे प्रसन्नता है कि 7 दिन की जब वो विंडो खुली थी, उसमें 1 करोड़ 63 लाख लोगों ने वंदे मातरम गा करके वंदे मातरम के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव जो है वो प्रदर्शित किया। अगर आज आपको मौका मिले सर कि भारतीय संस्कृति के 3 ऐसे मिसकंसेप्शन मिटाने का, जो लोगों को लगता पर आपको लगता है कि मिसकंसेप्शन है भारतीय संस्कृति मुझे तो को आज तक कोई भारत की संस्कृति में मिसकंसेप्शन दिखा ही जो नहीं। नैरेटिव चलाया जा रहा हो शायद। देखिए नैरेटिव, बहुत सारे गलत नैरेटिव भारत के संस्कृति को लेकर के खड़े किए गए, भारत के विचारों को लेकर के खड़े किए गए। लेकिन समय के साथ में अब धीरे-धीरे उन सब पर से पर्दा हट रहा है। भारत की संस्कृति, भारत की आस्था, भारत का विश्वास, भारत का दर्शन केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। भारत ने, भारत के ऋषियों मनीषियों ने जो कल्पना की, उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। ये समानता का प्रतीक था। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर वस्तु में, हर कण में ईश्वर, ईश्वर का वास है। ये सबके लिए सम्मान का जो भाव है वो प्रदर्शित करता है। तो ये जो भारत में भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं को सिर्फ कर्मकांड और पूजा पद्धति के साथ में जोड़ दिया गया था, इससे बाहर अब भारत निकलने लगा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो इंटरनेट की दुनिया आई है, उसके कारण से एक्सेस टू द नॉलेज जिस तरह से बढ़ा है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हमको कुछ जानकारी, अगर नया कुछ देखना होता था तो शायद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लाइब्रेरी में जाके कंसल्ट करने के, रेफर करने के अलावा और कुछ नहीं होता था। लेकिन अब आपको कुछ भी ज्ञान चाहिए, उसके लिए किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो फिंगर टिप पे है आपके। और अब एआई आने के बाद तो तूफ़ान आ गया है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अब इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे ये जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट किए गए थे, ये इतनी तेज़ी के साथ में जो है, ये वाइप आउट भी हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। क्या कल्चरल इवेंट मिनिस्ट्री के अंदर एआई को अडॉप्शन मिला है अभी सर, या कुछ कर रहे हम हैं हम पूरी एआई तरह के से काम थ्रू कर रहे कुछ? हैं। टूरिज़्म में भी हमारी जो इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट है, उसको हम अभी हमने एआई चैटबॉट पे बेस पे बनाया था, लेकिन वो एआई सपोर्टेड, एआई पावर्ड बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं, उनके ऊपर जो विज़िटर है, उस विज़िटर को हम इमर्सिव एक्सपीरियंस एआर, वीआर और एआई के थ्रू दे सकें, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। जो हमारा नए म्यूज़ियम बनने वाला है, जो आपकी जानकारी में आया होगा, जो हमारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स, जो कभी भारत का लगभग 100 साल तक भारत की सत्ता और शासन का केंद्र रही, हमारी नॉर्थ साउथ ब्लॉक की दोनों बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन के सामने,
वो दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रही हैं। युगे युगीन भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शीर्षक दिया। वो और उसके अतिरिक्त देश के जितने म्यूजियम हैं उन सब म्यूजियम्स पे हम एआई पावर्ड जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें, इस पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एआई जिस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और करने वाला है, केवल संस्कृति मंत्रालय नहीं, कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा, सबको काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बहुत शानदार सवाल मेरी तरफ से आपको, कि क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी लड़ाई भारतीय संस्कृति के इतिहास के लिए नहीं हो रही है, बल्कि नैरेटिव जो सेट किया उसको बचाने के लिए हो रही है? ये दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारे इतिहास को, हमारे सांस्कृतिक इतिहास को, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के इतिहास को, जैसा मैंने कहा, सहआशय ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की और उसके बाद में भी 50-60 साल तक होता रहा। उनके खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़े गए, उनको हीन बताने के लिए, और हमारी जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स उस पे विश्वास न करें, उस पे गर्व न करें। आप यदि सामान्य है, अगर आप किसी पे गर्व नहीं करेंगे, आपको किसी पे आस्था नहीं होगी, आप उसे अपनाएँगे नहीं। हमको उनसे दूर करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस षड्यंत्र को तोड़ना, और पिछले 150 साल, 200 साल के कालखंड में जो गलत नैरेटिव्स बनाए दिए गए थे, हमारे इतिहास को गलत दृष्टिकोण से लिख दिया गया था। हम हर जगह पराजित हुए ऐसा बताया। अगर आप भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखें, अंग्रेज़ों के आने से पहले के 1000 साल के इतिहास में हमको सब जगह ऐसे कि हम पराजित हुए, यहाँ हार गए, हम खानवा में हार गए, हम पानीपत में हार गए, हम देबारी में हार गए, हम हल्दीघाटी में हार गए, हम तराइन में हार गए, हम सारे युद्ध हार गए। अगर हम सारी जगह हार गए होते, महाराणा प्रताप अगर पूरी तरह से युद्ध हार गए होते, तो मेवाड़ क्या जो है मुस्लिमों के कब्जे में नहीं जाता? तो फिर क्यों नहीं गया? लेकिन आपको और मुझे तो यही पढ़ाया गया कि हम हल्दीघाटी का युद्ध हार गए थे। हमको हल्दीघाटी का युद्ध हार गया ये तो पढ़ाया गया, लेकिन दिवेर के युद्ध में अकबर की फौज और अकबर को भागना पड़ा, और एक दिन में जो है उस समय की मुगल सेना की क्षमता जो है 1/3 रह गई। इतने लोग काट दिए गए। कभी आपने और मैंने पढ़ा उसको? हमको नहीं पढ़ाया गया। गुजरात के राजकोट से बाहर एक जगह है बुच्चर मोरी। बुच्चर मोरी के शासकों ने अकबर से 3 बार युद्ध किया, 3 बार उसको पराजित किया। शरणागति की रक्षा के लिए अहमदाबाद के नवाब जो रिबेल होकर के उनके शरण में आ गया, उसकी रक्षा के लिए 3 बार अकबर को पराजित किया। क्या आपको और मुझे पढ़ाया गया? हमको तो इस तरह से पढ़ाया गया कि अकबर विश्व विजेता था। हम हारे हुए थे। अगर हम हार गए होते तो हिंदुत्व बचता, हम हार गए होते तो सनातन बचता, हम हार गए होते तो हिंदुस्तान अगर हार गया होता, तो शायद हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता, सब एक या दो धर्म के अधीन आ जाते। ये ये कभी नहीं पढ़ाया गया। ये नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हमको कभी इस पे गर्व नहीं था, कभी हम पे विश्वास नहीं था। आज उन सब मिसकंसेप्शंस को दूर करके हम सही को सही कहें, इस पर लोगों ने काम करना शुरू किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि अब केवल सरकार का इंटेंट नहीं, अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी की ताकत इतनी बड़ी हो गई है। एआई से आज हज़ारों किताबों में लिखे हुए जो है ग्रंथों में, हमारे छोटे-छोटे शिलालेखों में लिखे हुए विषयों को आज जो है वापस उनको पढ़ कर के उनको सही लाया जा सकता है। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज़ करना है। हमारी जो हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, और किताबें संख्या के दृष्टिकोण से देखें, लाखों-लाखों किताबें अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज गुलामी के समय में भारत से ले गए। हज़ारों साल की इस यात्रा में वो किताबें जो हमारे यहाँ कोई पेड़ की छाल पे लिखी गई होंगी, भोजपत्र पे लिखी गई होंगी, ताड़पत्र पे लिखी गई होंगी, रेशम के कपड़े पे लिखी गई होंगी, हस्त निर्मित कागज़ पे लिखी गई होंगी, हाथ से लिखी हुई ऐसी ट्रेज़र जो है वो काल-कवलित हो गई, सार संभाल नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, और 4-5 महीने से हमने उस पे काम करना शुरू किया, हम 50 लाख ऐसे ग्रंथों को आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये संख्या कई करोड़ तक पहुंचेगी। लोगों ने संभाल करके रखा है, मठों ने संभाल के रखा, मंदिरों ने संभाल करके रखा, साहित्य परिषदों ने संभाल करके रखा, इंडिविजुअल्स ने संभाल करके रखा, संस्थाओं ने संभाल करके रखा, विश्वविद्यालयों ने संभाल करके रखा, सरकारों ने संभाल करके रखा। उनको डिजिटाइज करें, उनको डिजिटाइज केवल ज़ेरॉक्स करके अपलोड कर दें ऐसा नहीं, उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएँ। और जब वो ज्ञान की धरोहर देश की जनता और दुनिया के सामने आएगी ना,
देश के प्रति देखने का लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। तो कोई भी पढ़ सकता है उसको, कोई भी सामान्य व्यक्ति जाके पढ़ सकता है, कैसे पढ़ेगा? आप कैसे? जो है उसके ज्ञान भारतम के पोर्टल पे जाकर के खोलिए, आज भी 2 लाख किताबें लगभग मिलेंगी जिनको आप खुद खोद करके पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या सरकारी वेबसाइटों पे आम आदमी आते हैं आज भी? हाँ, बिल्कुल, हज़ारों की संख्या में स्कॉलर्स और आकर के उसको अध्ययन करना शुरू कर दिया। केवल इतना नहीं, आज अगर आप हमारी पीढ़ी के किसी भी बच्चे को पूछो कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर परिक्रमा करती है, ये किसने एस्टैब्लिश किया था? तो वो कहेगा गैलीलियो ने किया था। वो यही कहेगा कि उन्होंने जो है ये ज्ञान दुनिया को दिया। लेकिन वो तो 300 साल पहले हुए हैं। आर्यभट्ट ने धरती सूरज का चक्कर लगाती है, इतने दिन में लगाती है, इतनी धरती की सरकमफ्रेंस है, ये सूरज की सरकमफ्रेंस है, इनके बीच की दूरी इतनी है, धरती और चाँद के बीच में दूरी इतनी है, उसको सबको मैथमेटिकली डेसिमल के 10वें हिस्से तक एस्टैब्लिश कर दिया था। क्या आपने और मैंने पढ़ा? जब आर्यभट्ट का 1000 साल पहले लिखी हुई ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट जब डिजिटली अवेलेबल होगी, सब उस आज की कंप्यूटर रीडेबल भाषा में होगी, आप और मैं जिस भाषा को समझते हैं, ये जो जनरेशन आपकी हम सबको देख रही है, वो जिस भाषा में समझती है, उसमें पढ़ेगी। और जब ये जानेगी कि 1000 साल पहले इस किताब में लिखा हुआ था, ये फोटो उसके साथ में है, क्या उसका भारत के प्रति देखने की दृष्टि नहीं बदलेगी? क्या वो अपने पूर्वजों पे गर्व नहीं करेगा? नहीं, बहुत बढ़िया सर। देखो अभी आप पूरा देश आपको सुनता है सर, समझता है, आपकी बात समझता है। एक छोटा-सा सवाल है कि पिता के रूप में आप कैसे हैं? आपकी 2 लड़कियाँ हैं, क्या सिखाते हैं सर? कैसे बात करते हैं उनसे आप? मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है और मैं भगवान की असीम कृपा है, मेरी बड़ी बेटी है वो स्पोर्ट्स में है, वो पहले इंडिया के लिए राइफल शूटिंग करती थी, अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स में और उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान अर्जित किए हैं, अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। छोटी बेटी एडवोकेट है और बेटा कैम्ब्रिज में फाइन आर्ट की पढ़ाई करता है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अपने बच्चों के साथ में और केवल मेरे बच्चों के साथ में नहीं, परिवार के सब बच्चों के, मेरी छोटी बहनों के, मेरे दोस्तों के, मेरे उन बच्चों के साथ में जब वो बहुत छोटे-छोटे पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे तब से मित्रता के संबंध हैं, सब मेरे दोस्त हैं। और मैं ये मानता हूँ कि उनके स्तर पर आकर के उनके साथ में दोस्ती रख कर के उनको जितने आप संस्कार दे सकते हैं, उनके साथ में जिस तरह से जोड़ सकते हैं, वो अथॉरिटी के साथ में नहीं जोड़ सकते। क्या आप उनको बताते हैं सर कि कहाँ जाना चाहिए देश में, किस-किस प्लेस पे जाना चाहिए, या वो खुद मुझे आपको लगता है बताते अब हैं? तो ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि मैंने अपने तीनों बच्चों और अपनी पत्नी के साथ खुद गाड़ी चला करके पूरा हिंदुस्तान को ड्राइव करके ट्रैवल किया है और मल्टीपल बार किया है। उस समय में जब इंटरनेट नहीं होता था, उस समय में जब इंटरनेट पे एडवांस बुकिंग नहीं होती थी, हम एक एटलस लेकर के गाड़ी में बैठ कर के ऐसे यायावर की तरह यात्रा करते थे और 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने तक यात्रा करते थे। न रुकने के ठिकाने का पता है, जहाँ जगह मिलेगी, 5 सितारा होटल से लेकर के तंबू तक जहाँ मिलेगा उसमें रहेंगे और ट्रैवल करेंगे। उसने भारत के प्रति देखने का नज़रिया बदला है। कोई 4 प्लेस बता दीजिए कि कहाँ जाएँ हम लोग आज? आप 4 प्लेस रिकमेंडेड करो, कहाँ जाएँ हम सब आज? मुझे लगता है कि भारत का पर्यटन मंत्री होने के नाते मैं 4 प्लेस कहूँगा तो है मेरी बायसनेस हो जाएगी। लेकिन भारत बहुत विशाल है, अद्भुत है, इट इज़ रियली इनक्रेडिबल। और भारत में कोई भी व्यक्ति, एक टूरिस्ट हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल लाइकिंग होती है, उसके प्रेफ़रेंसेस होते हैं, उसकी चॉइसेस होती हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जो हर तरह के टूरिस्ट की एपेटाइट को शांत करने की क्षमता रखता है। हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, तो हमारे पास पहाड़ है, तो हमारे पास बर्फ़ है, तो हमारे पास में डेज़र्ट भी है, तो हमारे पास में समुद्र का किनारा भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ़ भी है, हमारे पास हिस्ट्री भी है, हमारे पास में कल्चरल टूरिज़्म भी है, हमारे पास क्यूज़ीन बेस्ड टूरिज़्म भी है, हमारे पास क्राफ्ट बेस्ड टूरिज़्म भी है। जिसकी जो इच्छा हो उसके लिए सब तरह का गुलदस्ता हमारे पास में है, हमारे बुके में सबके लिए एक-एक फूल है। कल्चरल एंड टूरिज़्म से 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है भारत सर? देखिए टूरिज़्म भारत की इकोनॉमी में अभी लगभग 5.5 से 6% के बीच में कंट्रीब्यूट करता है। आने वाले 2 साल में ये बढ़ेगा और जिस तरह से भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज़्म दोनों बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में भारत का की जीडीपी में टूरिज़्म का कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% से ज़्यादा हो जाएगा। टूरिज़्म के लिए दुनिया ये जानती है और मानती है कि टूरिज़्म सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर होता है।
अगर 100 करोड़ रुपए का निवेश किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में किया जाए, तो उसमें जितने रोजगार के अवसर बनते हैं उसके बजाय 100 करोड़ रुपए का निवेश अगर टूरिज्म में होता है, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। एक होटल का कमरा बनता है, तो वो 10 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। तो भारत जब 10% का कंट्रीब्यूटर होगा, मैं आज ज़िम्मेदारी से कहता हूँ आपको, थोड़ा समय लगेगा उस वहाँ को मुकाम तक पहुँचने में। लेकिन भारत में टूरिज़्म एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन जाएगा। इस पॉडकास्ट के सर कुछ 2-3 आखिरी सवाल। ट्राइबल कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भारत की बहुत बड़ी थाती और भारत की बहुत बड़ी ताकत टूरिज़्म के परिप्रेक्ष्य में भी और कल्चरल डाइवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो है ट्राइबल कल्चर है, हमारी जनजातीय संस्कृति है। हालाँकि उसमें असीम विविधता है। केवल एक आप नागालैंड में चले जाएँ, कभी हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी समाप्त हुआ है, कभी अगली बार कभी जाने का अवसर मिले ज़रूर जाइएगा। हम तो नागालैंड को एक प्रदेश मानते हैं ना। नागालैंड में कितनी तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी है, कितनी तरह के अलग-अलग तरह के म्यूज़िक हैं, अलग-अलग तरह के डांस हैं, अलग-अलग तरह के परफ़ॉर्मेंस हैं, अलग-अलग तरह का वस्त्र विन्यास है, कॉस्ट्यूम्स हैं पहनने के कपड़े। ये आपको वहाँ जाकर के समझ में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का टूरिज़्म और कल्चर दोनों मिनिस्ट्रीज़ इस संस्कृति के साथ में देश और दुनिया जुड़े इसके लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ उनकी सांस्कृतिक विविधताओं के संरक्षण करने के लिए कल्चर मिनिस्ट्री काम करती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हमने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट डेवलप किए हैं, जहाँ जाकर के आप टूरिज्म का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहाँ के संस्कृति में अपने आप को खो सकते हैं, इमर्स कर सकते हैं, आप इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सकते हैं, रियल टाइम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमने पीएम जोगा स्कीम के तहत इस तरह के जो है डीप ट्राइबल स्टेट्स में हमने वहाँ जाकर के उनके ट्राइबल होम स्टेज उन्हीं के होम स्टेज को डेवलप करने के लिए उनका हैंड होल्डिंग किया है। ताकि आदमी आप जाकर के अपनी टीम के साथ में कभी समय मिले ज़रूर जाइएगा कि वहाँ जाकर के उनके घर में रह कर के उनकी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ जी सकते हैं। और ये आज के समय में जब लोगों ने मॉन्यूमेंटल की जगह एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्रीफर करना शुरू किया, एक बड़ी संभावनाओं के नए दौर के रूप में उभरा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये भारत की जो ट्राइबल कल्चर की विविधता है, ये भारत का बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल आने वाले टाइम में जो है वो एलिवेट करेगी, उसको उद्घाटित करेगी। सर आप जिस कॉलेज से पढ़े हो जयनारायण व्यास, उसका कॉलेज का नाम पहले था एसएमके। मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एसएम के एक कॉलेज है, श्री महाराज कुमार कॉलेज, जो जोधपुर विश्वविद्यालय के अधीन होते थे। एक जसवंत कॉलेज, एसएम के कॉलेज, जसवंत कॉलेज प्रिडोमिनेटली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कॉलेज था, एसएम के कॉलेज आर्ट्स का कॉलेज था, कमला नेहरू महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज था, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग का कॉलेज था। ये सब अलग-अलग कॉलेजेस मिलकर के एक यूनिवर्सिटी बनता था, जो जिस विश्वविद्यालय का नाम जब हम यूनिवर्सिटी में एंटर हुए थे तब जोधपुर विश्वविद्यालय था। और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, तब सरकार ने उसका नाम बदल करके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो जयनारायण व्यास जी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, जोधपुर के रहने वाले थे, उनके नाम पर कर दिया था। एसएम के आज भी है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी का नाम जयनारायण व्यास हो गया है। अच्छा, देश के यूथ को सर आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे कि देश से कैसे जुड़ा रहे? क्योंकि आज ये नैरेटिव चल रहा है कि सबको बाहर पैसे कमाने हैं और बाहर चले जाना है। देखिए, निश्चित रूप से पैसे कमाने के लिए काम करना है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और सब लोग जानते हैं कि आवर कंट्री इज़ अंडरगोइंग एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम संपरिवर्तन के दौर में हैं। Whenever any country or a society undergoes era of transformation, वो इस तरह के बदलाव के दौर से गुजरती है जहां आमूलचूल परिवर्तन हो रहा होता है, तो हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी होती है। और दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब कभी भी बदलाव हुआ तब उस बदलाव के वाहक युवा बने। भारत युवाओं का देश है, ये सबसे बड़ा डिविडेंड है हमारे पास में। हम बदलाव के रास्ते पर हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे हैं और युवा शक्ति की ताकत के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर यह बदलाव होगा, विच इज़ इनेविटेबल। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। लेकिन हम उस बदलाव के वाहक बने। आज ये तय है कि देश बदलेगा। ये जो पीढ़ी आज 25 साल की उम्र तक की पीढ़ी है, आने वाले 20-22 साल में जब भारत विकसित देश हो जाएगा, तब 50 साल के
की उम्र उनकी जब होगी, आने वाले 50 साल अगर हम 100 साल की उम्र माने, तक वो इस गर्व के साथ में इस देश में जी सकेंगे कि ये विकसित देश है जिसको हमने विकसित बनाया है। ये अपॉर्च्युनिटी सब सिर्फ़ इस पीढ़ी के पास में है। जब देश विकसित हो जाएगा ना, 25 साल बाद में जो लोग पैदा होंगे, वो विकसित भारत में पैदा होंगे, उनका सौभाग्य होगा। लेकिन वो ये कभी गर्व नहीं कर सकेंगे कि हमने वही देश को बनाया है। हम भारत में, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। तो हमारी पीढ़ी ये तो गर्व कर सकती है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए, लेकिन हम वो गर्व नहीं कर सकते कि हमने देश को आज़ाद कराया। वो गौरव, वो गरिमा जो है, वो अवसर जो है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के पास में था, वो भगत सिंह के पास में था, वो रामप्रसाद बिस्मिल के पास में था, वो अशफाक उल्लाह खान के पास में था, ऐसे लाखों लोगों के पास में था। उन्होंने उस समय के सापेक्ष कृत्य किया, बलिदान किया, इसलिए वो इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए। हम सौभाग्यशाली हैं, हमको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। व्हाटएवर रोल, व्हाटएवर फील्ड वी हैव चोज़न फॉर आवरसेल्फ, हमने जो अपने लिए तय किया है, हम उसको देश के लिए निमित्त करके काम करें। मैं पढ़ता भी हूँ तो इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे इस देश के निर्माण में सहायक बनना है। आप पॉडकास्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मैं इस देश को सकारात्मक ऊर्जा दे सकूँ, इस दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस देश के बदलाव का वाहक बनने का मुझे एक अवसर मिला है, मैं इसके लिए काम करूँ। मेरी हर पॉलिसी बनाने से लेकर के, हर निर्णय से लेकर के, हर कथन तक देश विकसित हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मैं अगर विपक्ष में बैठा हूँ तो भी मेरी भूमिका क्यों नहीं ये होना चाहिए? अब है कितनी, ये इवैल्यूएट करने की आवश्यकता। मैं अगर स्कूल में टीचर हूँ तो मुझे इस बात को मैं केवल अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और अपनी तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं देश के विकसित होने वाले भारत के विकास की पटकथा जिनके द्वारा लिखी जाएगी उनको तैयार कर रहा हूँ। हर व्यक्ति इस सोच के साथ में काम करे तो देश बदलेगा और देश के बदलने की गति बढ़ जाएगी। सर लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का कि लक्षद्वीप जब प्रधानमंत्री जी गए थे तब एक हॉटस्पॉट बन गया था, हैशटैग लक्षद्वीप जाना है। तो अभी आपको कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट दिख रहा है जहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा स्पेंड करेगा? ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे स्पेंड करेगा, हम सभी जगह साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। लक्षद्वीप उस समय जिस तरह से एक पड़ोसी मुल्क ने जिस तरह का व्यवहार किया था उसको लेकर के एक संदेश दिया था और देश के प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन की ताकत और देश के प्रधानमंत्री के प्रति देश की जनता की आस्था, एक कुर्सी लगा करके बीच पर बैठे हैं। जिस देश ने किया था उसको समझ में आ गया, हाथ जोड़ते हुए घूम रहे थे और एक झटके में लक्षद्वीप उसका अल्टरनेट बन करके खड़ा हो गया। ये साहब देश के प्रधानमंत्री के प्रति देश की श्रद्धा और विश्वास है कि प्रधानमंत्री एक आवाज़ देता है, गिव इट अप सब्सिडी की बात करता है, करोड़ों रुपए सब्सिडी छोड़ देता है। वो कहता है कि हम सबको मिलकर के जनता कर्फ्यू लगाना है, तो देश पूरा देश जो है घर में कैद हो जाता है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम कोविड के फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान व्यक्त करने के लिए हम ढोल थाली बजाएंगे, तो पूरा देश ढोल थाली बजा रहा होता है। जब वो ये कहता है कि हम जो है दिए जलाएंगे, तो सारा देश दिए जला रहा होता है। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का नेतृत्व देश को मिला, जिस पर देश की दूर आदिवासी की झोंपड़ी में बैठे हुए, जंगल में बैठे हुए माँ से लेकर के और मुंबई जैसे महानगर की माया नगरी के किसी अट्टालिका की 40वीं मंजिल पर रहने वाले बड़े कॉर्पोरेट हाउस के बेटे तक सब बराबर रूप से विश्वास करते हैं। ये सौभाग्य का विषय है। पॉडकास्ट खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा सर कि क्योंकि आप बातें ऐसी कर रहे हैं क्योंकि सीखने को इतना मिलता है बातों के अंदर और चीज़ों के अंदर और आप लोगों से ही इंस्पिरेशन मिलता है कि देश के लिए कुछ करना है। नहीं तो बहुत सारे नैरेटिव तो चल ही रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपकी शॉल में सर राजस्थान की झलक आ रही है। मैं जैसलमेर में पैदा हुआ और उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो ये मेरी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और मुझे लगता है कि वो लोकल का सम्मान बढ़ाने का ये अवसर है कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अनायास मेरे गांव में बैठ करके, जैसलमेर की दूर सुदूर ढाणी में रेगिस्तान के घर में किसी बैठ करके किसी माँ ने बेटी ने इसको बुना होगा, किसी ने उस ऊन को काट करके और हाथ से धागा बनाया होगा। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये देश और दुनिया तक पहुंच जाएगा, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा। ये पहुंच ही जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।